चुनाव के आने के बाद हर राजनीतिक पार्टियां, जैसा कि देखा गया है, चुनावी माहौल को गर्म करने के लिए, वोटों को बटोरने के लिए एक अलग अलग प्रकार का प्रलोभन देती है। कहीं पर राम मंदिर का मुद्दा, कहीं पर जातिवाद का मुद्दा, कहीं पर बेरोजगारी का मुद्दा, अन्य तरीके से वोटरों को लुभाने का वादा करती है और चुनाव खत्म होने के बाद उन वादों पर भूल जाती है। आज देखा ये जा रहा है प्रेजेंट टाइम में जो मौजूद बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार कुछ ऐसे वादे, कुछ ऐसे मुद्दे लेकर के आई है जिन पर अन्य पार्टियां वर्क नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये पार्टी सत्ता में है। मौजूदा सरकार, बीजेपी सरकार ओबीसी में कायस्थ जाति को सम्मिलित करने की बात कह रही है, लेकिन कुछ कायस्थ जाति के जो लोग हैं उन लोगों को यह गंवारा नहीं है। इस समय हमारे पास में अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद के मयंक श्रीवास्तव जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, काफी लंबे अरसे पर से इन्होंने समाज को लेकर के, समाज से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उनमें वर्क किया है। इनका क्या कहना है, आइए हम इन्हीं से जानते हैं। सर, आपका चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सबको, आपके व्यूअर्स को, भारत के जनता को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। हमारा आपका उद्देश्य एक सशक्त भारत का निर्माण है। मेरे ख्याल से आज की भारत की सरकार, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो या इससे पहले की भी जो सरकारें हैं, उनकी मंशा आरक्षण देने की सिर्फ इस वजह से थी कि लोगों के बीच में आजादी के बाद जो आर्थिक गैप था वो दूर किया जा सके। उसको जातिगत आधार पे आरक्षित करके आगे लाने की जो प्रवृत्ति थी वो हो सकता है कि निष्पाप रही हो, पर जैसे जैसे समय बीतता गया हम सब ने देखा कि जातिगत आरक्षण ने समाज में खाई और गहरी की है। लोग अपने क्षणिक छद्म लाभ के लिए राष्ट्र निर्माण से दूर हटते जा रहे हैं। आरक्षण की वजह से नौकरी मिलने पे कई बार कम पढ़ा लिखा, कम काबिल आदमी पद पे आसीन हो जाता है। सर, इसी बात पर एक सवाल मैं करना चाह रहा हूँ जी। ओबीसी जाति, ओबीसी आरक्षण में अगर कायस्थ जाति आती है तो क्या, कितना फायदा होगा या कितना नुकसान होगा, ये आपका क्या मानना है? देखिए, सर्वप्रथम तो हमें ओबीसी को समझना होगा। 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए है, बाकी एससी एसटी और सवर्ण गरीब के लिए 10%, ये सब मिला के तकरीबन 60% के आसपास रिजर्वेशन है। ओबीसी में अकेली कायस्थ जाति को सम्मिलित नहीं किया जा रहा, 29 जातियों को सम्मिलित करने की बात की जा रही है और इससे पहले लगभग 125 जातियां पहले से ही दर्ज है। लगभग 125 जातियां पहले से ही दर्ज है। आज कायस्थ समाज एक पढ़े लिखे जाति, जनजाति के रूप में जाना जाता है। हमारे कायस्थों के घरों में बच्चे, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, वो हाईली क्वालिफाइड हैं। मेरे ख्याल से भारत की अनेक जाति व्यवस्थाओं के बीच में कायस्थ जाति उन जातियों में से एक है जो अपनी वार्षिक आय, मासिक आय का सबसे अधिक प्रतिशत अपनी शिक्षा व्यवस्था में खर्च करती है। हमारे यहाँ के बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट, एमफिल, एमएड, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बन करके निकलते हैं। आज कायस्थ समाज भारत की उस जाति में भी सम्मिलित है जो एक नंबर में सरकार को इनकम टैक्स सबसे अधिक मात्रा में दे रही है। सबसे ज्यादा उच्च पदों पे, सबसे ज्यादा अच्छे पदों पे भी कायस्थ समाज हमेशा से रहा है और आज भी है। इस कारण से सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूंगा कि कायस्थ जाति ओबीसी में सम्मिलित होने के लिए जो ये प्रस्ताव लाया गया है ये गलत है। दूसरी बात यह है कि अब अगर हम थोड़ा वैदिक शास्त्रों की अध्ययन की बात करें, कुछ लोगों का तो मानना यह है कि अगर ओबीसी में सम्मिलित होता है कायस्थ समाज तो कायस्थ समाज का भला होगा। इस पे आपका क्या कहना है?
कायस्थ समाज का भला किस प्रकार से होगा? अगर आप राजनीतिक समीकरण की बात कर रहे हैं तो ओबीसी के ऊपर टिकट दिया जाता है, ना कि कायस्थ समाज के ऊपर दिया जाएगा। तो 150 जातियों में अगर टिकट मिल रहा है तो कायस्थ क्या कंसोलिडेटेड है? कायस्थों को ये समझना होगा, क्योंकि कायस्थों के परिवार में बच्चे पढ़ लिख करके दूसरे शहरों में जाकर के, दूसरे देशों में जाकर के नौकरी, व्यापार इत्यादि करते हैं। तो कायस्थ वोट कंसोलिडेटेड वोट नहीं है। ओबीसी में पहले से जो जातियां, जनजातियां सम्मिलित हैं, उनमें बहुत सी जातियां हैं जो कंसोलिडेटेड वोट बैंक है। तो कायस्थों को राजनीतिक लाभ भी नहीं मिलने वाला है। नौकरी, पेशे इत्यादि के लिए कायस्थ पहले भी कंपटीशन करता रहा है, उसके योग्य है। हमारे बच्चे उस लायक हैं कि वो पढ़ लिख करके कॉम्पीट करके अपनी नौकरियों को सुनिश्चित कर सकें, अपने भविष्य का निर्धारण कर सकें। तो एक घोड़े को हम कमजोर क्यों बनाना चाह रहे हैं? जो रेस का घोड़ा है, जो आगे बढ़ सकता है, उसका प्रोत्साहन उसको मिलना चाहिए, उसको हमें बकअप करना चाहिए कि वो आगे और बढ़ सके, ना कि उसके पैरों में हम आरक्षण की जंजीर बांध दें कि अगर उसको पढ़ने का मन हो, आगे बढ़ने का मन हो, उसको ये पता हो कि साहब आरक्षण की वजह से मुझको नौकरी तो मिल ही जानी है, तो मैं पढ़ाई छोड़ दूं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ जाति का प्रश्न नहीं है, यहाँ राष्ट्र का प्रश्न है। कायस्थ समाज हमेशा से राष्ट्रवादी समाज रहा है। राष्ट्र का जातिगत आरक्षण से कोई लाभ नहीं होने वाला। यदि आरक्षण देना ही है तो आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया जाए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कायस्थ हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई हो। सर, लगातार ये देखा गया है कि मौजूदा जो भी सरकार है, इसने जो भी कानून पारित किए हैं, उन कानूनों पर उठा करके, क्योंकि वो केंद्र में भी बैठी है और यूपी में भी बैठी है, तो अपने वो कानून लागू कर देती। अगर वो जबरन उठा करके कायस्थ समाज को ओबीसी में डाल देती है, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? कितना विरोध करेंगे? किस प्रकार से करेंगे? सर्वप्रथम हमारी संवैधानिक संरचना पे मेरा पूरा विश्वास है। तो आपका ये प्रश्न यहाँ पे गलत हो जाता है कि जबरदस्ती कोई चीज लागू कर दी जाएगी। मुझे मेरे भारत के प्रधानमंत्री पे पूर्ण भरोसा है, मेरे मुख्यमंत्री पे पूर्ण भरोसा है कि वो हमारे हृदय की बात को सुनने की चेष्टा अवश्य करेंगे। पर फिर भी अगर एक बार मान लेते हैं कि लागू कर दी जाती है और उनके कानों तक मेरी बात या हमारे समाज की बात पहुंचने में विलंब हो जाता है, तो हमारा प्रयास जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा। हर मुद्दे को उठाना मैं उचित समझूंगा, हर मोड़ पे, सड़क से लेकर संसद तक मैं उठाऊंगा, जब तक कायस्थों का गौरव पुनः स्थापित न हो जाए। ये थे हमारे मयंक श्रीवास्तव जी, जिनका ये कहना है कि कायस्थ समाज को ओबीसी में अगर सम्मिलित किया जाता है तो पूरी कायस्थ जाति को फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होगा। चर्चा में आगे चीजें जारी रहेंगी।